हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की, जो मैंने कहा था अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें अभी बची हुई थी। तो इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट लेके आए हैं और इसमें हम बात लंबे स्तर पर करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की। जो बची हुई चीजें थी वो सारी चीजें संवैधानिक रूप से क्या क्या पद हैं और कौन कौन से आयोग हैं, बहुत सारी चीजें अभी जो बच गई थी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको भी पूरा देखना है ताकि सारे के सारे डाउट्स आपके इससे रिलेटेड खत्म हो जाए। दोस्तों में शेयर करना भूलना नहीं है, क्योंकि भाई लोग हैं, दोस्त हैं और हमारा उत्तरदायित्व है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारी आपकी इसी चैनल पर हो जाए। तो चलिए पार्ट 2 किसका, राजनीतिक व्यवस्था जो मध्य प्रदेश की है उसको हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लें। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है यहाँ पे पंचायती राज। हालांकि एक अलग से मैं पंचायती राज के सारी चीजों को लेके आऊंगा, लेकिन यहां जो हमें जरूरत पड़ रही है उसके हिसाब से हम पंचायती राज पर डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। सो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये कैसी है भैया, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें निचले लेवल से, बिल्कुल शुरुआती जगह से लोगों को हम भागीदार बना देते हैं किसमें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। प्रशासन को चलाने में राजनीतिक रूप से उनका उत्तरदायित्व भी बनता है ताकि लोगों को सिखाया जा सके, है ना। सो इसीलिए मध्य प्रदेश में 73वें संविधान, हालांकि ये पूरे भारत में हुआ था, है ना। सो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम था। इसके अंतर्गत 30 दिसंबर 1993, क्या भैया 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू करा गया था। ठीक है भाई, इसे 25 जनवरी 1994 को पारित किया गया और 20 अगस्त 1994 से मध्य प्रदेश में ये लागू है, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। इस नियम के अनुसार या अधिनियम के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था जो मध्य प्रदेश में चल रही है वो 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है भैया, 3 स्तर कौन कौन से होंगे, सबसे निचले लेवल पर जो होगा वो ग्राम पंचायत कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत कहलाती है, बिल्कुल निचला लेवल। फिर उसके बाद आप जाओगे तो जनपद पंचायत कहलाती है। क्या कहलाती है, जनपद पंचायत। ठीक है भाई, और तीसरा जो प्रमुख स्तर है, ऊपरी स्तर है, इसको जिला पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिला पंचायत। तो भैया ये 3 स्तर की यहाँ पर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में चल रही है। इसका कार्यकाल जो है तीनों स्तरों का कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव करवाए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या क्या है, ग्राम पंचायत कहां बनाई जाएगी, जहां पर 1000 से ज्यादा, क्या 1000 से ज्यादा जनसंख्या हो जाए, कहां पर, गांव में। अब गांव में चाहे वो एक गांव में हो, चाहे 4 गांव के समूह में 1000 हो, तो भैया वहां पर क्या है, 1000 लोगों पर एक ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, ये प्रावधान। ठीक है, इसमें भैया गांव को वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे हर जगह वार्ड चलते हैं वैसे गांव में भी वार्ड बना दिए जाते हैं। और इस ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है वो सरपंच कहलाता है। सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी, 10 होती है। किसकी, वार्डों के, वार्ड सदस्य जो है वो 10 होते हैं, यानी 10 वार्ड होने चाहिए एटलीस्ट 100-100 लोगों के। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या जो है किसकी, सदस्यों की, वो वार्ड के सदस्यों की 20 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। सरपंच और पंच, सरपंच और पंच इन सभी को क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। और उप सरपंच किसको, उप सरपंच जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से, जो पंच है वो पंचों के द्वारा उप सरपंच चुना जाता है। ठीक है, ग्राम के जो सदस्य हैं वो सभी के सभी मतदाता होते हैं। गांव के जो सदस्य हैं, ग्राम सभा जिसको बोला जाता है, वो सभी मतदाता समूह ही होते हैं, याद रखिएगा, है ना। ग्राम समूह भी बोलते हैं, ग्राम सभा भी बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पंचायत सचिव जो होता है वो पंचायत के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। सचिव जो होता है, क्या भैया, सचिव जो पंचायत का सचिव है, वो एक पंचायत सीरीज चल रही है, आपने देखी होगी, जीतू भैया वाली, है ना। सो उसमें वो सचिव बनते हैं, जो किसको, किसके द्वारा, पंचायत के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और वह शासकीय कर्मचारी होता है। क्या होता है, शासकीय कर्मचारी होता है। सरपंच, उप सरपंच और उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले भी अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इसको हटाया जा सकता है। इसको, सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, राइट टू रिकॉल, राइट टू रिकॉल यानी वापस बुलाने का अधिकार जो है, ये सरपंच निर्वाचित होने के 2 वर्ष के बाद, मान लो कोई सरपंच बन गया, 2 साल हो गए, उसके बाद अगर मान लीजिए 2/3 बहुमत के द्वारा लोगों ने उसको राइट टू रिकॉल का उपयोग कर लिया, तो उसको हटाया जा सकता है। वर्तमान में पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या किस चीज की है, पैसे की है भैया। पैसा सबसे बड़ी समस्या है ना। सो वित्त की समस्या सब पंचायतों में चल रही है। और मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्याओं की बात करें तो भैया टोटल 23,012 ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में। कितनी, 23,012 टोटल ग्राम पंचायतें हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये
किसी भी ग्राम सभा में, ग्राम सभा मतलब जो मतदाता समूह है, जो मतदान दे रहे हैं उस गांव के लोग, उस ग्राम सभा में 200, कितने, 200 या उससे अधिक की जनसंख्या जरूरी होती। कम से कम 200 लोग होने चाहिए ग्राम सभा में, नहीं तो फिर वो ग्राम सभा का मतलब नहीं रहे। 1000 तक की आबादी वाले जो गांव हैं उनमें 10 ग्राम पंचायत सदस्य होंगे, वार्ड बनाएंगे तो ग्राम पंचायत सदस्य। 2000 तक में 11 बनाए जाएंगे और 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होने चाहिए। क्या, अगर किसी गांव में जो जनसंख्या है वो 1000 है, 1000 है तो 10 ग्राम पंचायत के सदस्य, 1000 से ज्यादा 2000 तक है तो 11 हो मिनिमम, और 3000 हो जाए तो मिनिमम 15 होने चाहिए। ग्राम सभा की बैठक जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, साल में 2 बार होनी जरूरी है, याद रखिएगा, है ना, साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठक होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है। इसकी सूचना 15 दिन पहले नोटिस के माध्यम से दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? ग्राम प्रधान को है, प्रधान जी को ये अधिकार होता है। गांव के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच होते हैं, ठीक है। सो ग्राम प्रधान को होता है बैठक के लिए कुल सदस्यों की जो संख्या है उसके 5वें भाग की उपस्थिति जरूरी। मतलब कहने की बात यह है कि 2000 मतलब 200 सदस्य हैं ग्राम सभा में, तो उसका 5वां भाग, 5 भागों में उसको डिवाइड कर दो, 40 लोग मिनिमम होने आवश्यक है, ठीक है। तभी क्या है, ग्राम सभा की बैठक हो पाएगी। बहुत बढ़िया। क्या क्या काम होते हैं पंचायत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम सबसे पहला है सफाई का, रोशनी, पानी, ये बेसिक व्यवस्थाएं हैं। आंगनबाड़ियों का संचालन हो, गांव के विकास के कार्यक्रमों की निगरानी करी। खेतीबाड़ी हो, खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य यहाँ पे रखे जाते हैं। गांव विकास के संबंधित कार्य भी यहाँ पे करे जाते हैं। प्राथमिक विद्यालय हो, उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, अनौपचारिक शिक्षा हो, इन सभी कार्यों को भी ग्राम पंचायत के कार्यों में आता है। युवा कल्याण के कार्य भी ग्राम पंचायत के कार्य हैं। राजकीय जो नलकूप है उनकी मरम्मत, उनके रखरखाव का काम, ये सभी ग्राम पंचायतों के कार्य के अंतर्गत आते हैं। और कार्य देखें तो चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी कार्य, महिला बाल विकास संबंधी कार्य, पशुधन के विकास संबंधी कार्य, समस्त प्रकार की जो पेंशन की स्वीकृति है उसके वितरण के कार्य हैं वो भी, समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों इनकी स्वीकृति के वितरण का कार्य, साथ ही साथ राशन की दुकानों में आवंटन और निरस्तीकरण का कार्य, पंचायती राज संबंधी जो ग्राम स्तरीय कार्य हैं वो सभी इस ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत बहुत सारी समितियां भी होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो नियोजन और विकास समिति, निर्माण कार्य की समिति, शिक्षा से संबंधित समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। ये प्रमुख प्रमुख कार्य है जो देख रेख किसके अंतर्गत होती है? ग्राम पंचायत के अंदर इन समितियों के द्वारा वो कार्य करे जाते हैं। ग्राम पंचायत की आय, मतलब पैसा कहां से आएगा? इतने सारे काम जो करने हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो कैसे आय है, आय के क्या क्या साधन है? भारत सरकार इसको अंशदान, अनुदान और ऋण, साथ ही साथ अलग अलग निधियां जो है प्रदान करती है इनको, ग्राम पंचायतों को। राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारे चल अचल संपत्ति प्राप्त होती है किसको? ग्राम पंचायतों को। भू राजस्व और शेष, इनसे भी कुछ राशि प्राप्त हो जाती है ग्राम पंचायतों को। राज्य सरकार के द्वारा भी बहुत सारा अंशदान, अनुदान, ऋण संबंधी बहुत सारी चीजें प्राप्त करी जाती हैं। राज्य सरकार की अनुमति से किसी निगम, निकाय, कंपनी, व्यक्ति से भी अनुदान प्राप्त किया जा सकता है, ऋण लिया जा सकता है ग्राम पंचायतों के द्वारा। दान के रूप में बहुत सारी राशियां अंशदान दी जाती हैं सरकार के द्वारा। बहुत सारे स्रोत और छोटे मोटे हैं जिनसे क्या है, इनके आय बन जाती है ग्राम पंचायत। तो ये काम है ग्राम पंचायतों का। इसके बाद दूसरा स्तर जो है निचले से सेकंड नंबर का, जनपद पंचायत उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत कहा जाता है। जनपद पंचायत में देखो भैया, न्यूनतम संख्या जो है सदस्यों की वो 10 होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में अधिकतम 20 है, याद रखिए। वर्तमान में 313 जनपद पंचायत है मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत कितनी थी? 23,012। जनपद पंचायत है 313। कितनी? 313 जनपद पंचायत हैं और यह है मध्य स्तर है। हमने बात करी ली है कि एक जिला पंचायत जो सबसे ऊपर होती है और ग्राम पंचायत जो सबसे नीचे होती है, इन दोनों को मिलाने का काम मध्य स्तर का करता है जो जनपद पंचायत कहलाती है। ये मध्य स्तर है, दोनों के मध्य का स्तर, ठीक है। सो यह मध्य स्तर है, इसका गठन विकास खंड पर होता है, तहसील लेवल, विकास खंड लेवल पर इसको रखते हैं। 5000 से अधिक आबादी होगी, 1000 से 1000 आबादी मिनिमम होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए। 5000 से ज्यादा आबादी होगी तो ऐसे विकास खंडों में एक जनपद पंचायत का गठन किया जाता है जिनकी आबादी कितनी हो? 5000 से ज्यादा हो। सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से।
जनता के द्वारा किया जाता है सदस्यों का चुनाव, जो मिनिमम 10 और 25 हो सकते हैं और मैक्सिमम 25 है ना। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। ये जो सदस्य हैं 10 मिनिमम और मैक्सिमम 25, यही लोग मिलके अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, याद रखिएगा। जनपद पंचायत में पदेन सदस्य, सांसद, सरपंच, विधायक, ये कैसे है? पदेन सदस्य होते हैं, पद इनको रहता है। सहकारी बैंकों का अध्यक्ष संयोजित सदस्य होता है। भैया जनपद पंचायत का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सीईओ कहलाता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी होता है। याद रखिए, जनपद पंचायत में सीईओ होता है जो लोक सेवा आयोग के द्वारा, राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जाता है। जनपद पंचायत के आय के स्रोत कैसे भैया पैसा आएगा? तो जिला परिषद स्थानीय शेष भू राजस्व अंश और रकम देता है, कर, टैक्स, चुंगी, अधिभार, फीस, इनसे भी जो पैसा आता है वो वितरित कर देता है। सार्वजनिक घाट, मेले, हाट, ऐसे ही अन्य स्रोत जो भी लग जाते बाजार इत्यादि, उन सब का जो मिलता है पैसा, वो अंशदान, दान, जो जिला परिषद, ग्राम पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, नगर पालिकाओं या न्यासों या संस्थाओं से प्राप्त हो, वो भी इनकी आय का साधन होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार से इनको बहुत सारा अंशदान, अनुदान, ऋण और बहुत सारे निधियां इनको प्राप्त हो जाती हैं, वो इनकी आय के स्रोत हैं। अन्य संस्थाओं से भी ये ऋण इत्यादि की व्यवस्था कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, पूछ के। तो ये आय के स्रोत हैं। अब इनकी समितियां हैं जो कार्य करेगी। तो जनपद पंचायत की समितियों में, स्थायी समितियों में कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, लघु सिंचाई और सहकारिता समिति होती है। शिक्षा समिति होती है जिसमें समाज शिक्षा, स्थानीय कला शिल्प, लघु बचत, कुटीर उद्योग और शिक्षा आदि चीजों पे कार्य किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सफाई के लिए समिति होती है। यातायात और निर्माण के लिए समिति होती है। आर्थिक और वित्तीय समिति होती है। समाज कल्याण की समिति होती है। तो ये प्रमुख प्रमुख स्थायी समितियां हैं जनपद पंचायत की जो संबंधित कार्य करते हैं। सदस्यों में बात करें तो प्रत्येक पंचायत, देखो एक जनपद के अंदर जितने भी पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, उन पंचायतों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य जो जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान भी आरक्षित यहां रखे जाते हैं। आरक्षित पदों में 30% पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए रहेंगे और 2 पद आरक्षित हो तो 1 महिला के लिए आरक्षित हो। ठीक है। साथ ही साथ अनारक्षित पदों में 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं पद, याद रखिएगा। तो भाई साहब याद रखो यहां पर, एक तो भैया 30% अनुसूचित जाति जनजाति, 30% महिलाओं के लिए, 60% बाकी 40% होके अनारक्षित। जिला पंचायत की बात कर रहे हैं। जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष स्तर जो है वो कौन सा है? जिला पंचायत कहलाता है। इसका अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता। जिला पंचायत में सदस्य जो होते हैं न्यूनतम 10, अधिकतम 35 हो सकते हैं। ठीक है। अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य जिले से संबंधित लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानसभा के परिषद, विधान परिषद के सदस्य, इसके क्या है? पदेन सदस्य होते हैं। महिलाओं के लिए 1/3 स्थान यहां पर जिला पंचायत में आरक्षित होता है। मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायत है, 52 हो गई है, याद रखिएगा। निवाड़ी भी हर जिले में एक पंचायत है। ठीक है। 50,000 या अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में, कितने? 50,000। भाई हमने देखा, शुरुआत करा ग्राम पंचायत 1,000, फिर 5,000 और अब यहां पे सीधा 50,000। ठीक है भैया। 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक जिला पंचायत का गठन किया जाता है। जिला बनाया ही तभी जाता है। ठीक है। सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। देखो प्रत्यक्ष रूप से कौन है निर्वाचित सदस्य, और वो क्या करेंगे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इनके पदेन सदस्य के रूप में जनपद पंचायत के अध्यक्ष, विधायक, सांसद सभी होते हैं। कलेक्टर भी पदेन सदस्य होते हैं जिला पंचायत के। कार्यकारी अधिकारी जो है IAS होता है कलेक्टर लेवल का, जो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त यहां पर किया जाता है। सचिव, जिला पंचायत जो है इसका प्रमुख सचिव होता है, जो प्रमुख अधिकारी होता है जिला पंचायत की मांग पर सरकार के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और सचिव जो है जिला पंचायत का बजट तैयार करता है, उसे जिला पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिला पंचायत की ओर से सरकारी अनुदान धन प्राप्त करता है और उसके द्वारा जिला पंचायत के आय व्यय की अदायगी भी करी जाती है। इसके द्वारा सचिव के द्वारा, ये कार्यकारी अध्यक्ष होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मुख्य कार्यपालन
कार्यपालिका अधिकारी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो है सीईओ कहलाता है। यह प्रांतीय सरकार के द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च टाइम स्केल अधिकारियों में से एक होता है। इसकी नियुक्ति यहाँ की जाती है। जिला पंचायत के कार्यों की बात करें तो जिला पंचायत जिले के पंचायतों के कार्यों इनमें तालमेल उत्पन्न करने का कार्य करता है, उनको परामर्श देता है और कार्यों की देखभाल करता है। साथ ही साथ जिला पंचायत को स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण इन क्षेत्रों में कार्यकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। किसके लिए? क्षेत्र पंचायत है जो जनपद पंचायत, ग्रामीण पंचायत जो ग्राम पंचायत, उनकी समितियों की बात करें तो कार्यकारी समिति, नियोजन वित्त समिति, उद्योग निर्माण समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति, ये प्रमुख समितियां हैं जो हर जगह होती है। मतलब ग्राम पंचायत में भी, जनपद पंचायत में भी और जिला पंचायत में भी। बस वो यही कमेटी जो होती है, ये समितियां होती हैं, ये हर स्तर पे काम करती है। मान लीजिए जल प्रबंधन समिति है, ये जिला पंचायत की समिति है, यही सारे के सारे जनपद पंचायत को ऑर्डर देगी, उनसे संबंधित कार्य करेगी और ग्राम पंचायत की भी इसी समिति का देखरेख करेगी ताकि तालमेल बिठाया जा सके सारी चीजों। ठीक है, चलिए आय के स्रोतों की बात कर लें जिला पंचायत की। तो केंद्र और प्रांतीय सरकारों से पैसा मिल जाता है, अनुदान मिलता है, अखिल भारतीय संस्थाओं से भी पैसा मिल जाता है, राजस्व से कुछ निश्चित हिस्सा जो है वो जिला पंचायत को मिलता है। जिला पंचायत द्वारा क्षेत्र पंचायतों से वसूलियां जो करी जाती है उससे पैसा मिल जाता है। जिला पंचायत के द्वारा प्रशासनिक ट्रस्टों से जो पैसा मिल जाता है वो हो जाता है। जिला पंचायत और लोगों के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है वो हो जाता है। जिला पंचायत सरकारी ऋण, सरकार की पूर्व अनुमति से गैर सरकारी ऋण भी इनको ले सकते हैं। ये इनके आय के स्रोत हो जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करें तो 26 जनवरी 2001 से ग्राम स्वराज योजना लागू करी गई है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। चुनाव संबंधी कार्य के लिए 19 जनवरी 1994 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये हमने डिस्कस किया भी था और अभी हम आयोग पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। 19 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था जो 3 स्तरों के चुनाव का कार्य करवाता है। कौन कौन से? वही जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। ठीक है, और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे NB लोहानी साहब थे। ठीक है, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं R परशुराम साहब और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के वर्तमान सचिव सुनीता त्रिपाठी हैं। ठीक है, पंचायतों को राज्य शासन से वित्त उपलब्ध कराने हेतु मध्य प्रदेश वित्त आयोग का गठन भी किया गया है, जो कि हर 5 साल के अंतराल में नए आयोग का गठन किया जाता है, हर 5 साल। ठीक है, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग है वैसे ही राज्य वित्त आयोग भी है। जिला पंचायत के आय के स्रोतों में हमने बात कर ही ली थी, लेकिन हम प्रमुख तथ्यों की बात कर रहे थे। तो सरकार के वित्त विभाग ने 5वें राज्य वित्त आयोग का गठन 2017 में करा था। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी को अध्यक्ष और मिलिंद बायकर ये सदस्य के रूप में सदस्य सचिव की भूमिका इनको दी गई थी 5वें 2017 में। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पहला चुनाव जो है मार्च अप्रैल 1994 में हुए थे। तीनों स्तर पर SC, STs, OBC और महिलाएं, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज अधिनियम के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन। 1907 में सबसे पहले दतिया में नगर पालिका का गठन किया गया था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिका सबसे पहले 1907 में दतिया में बनी थी। ये हमने दतिया जिले की यात्रा जब कर रहे थे तब भी हमने डिस्कस किया था। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष है ये, प्रतिदिन नहीं है, प्रतिवर्ष। मध्य प्रदेश पहला राज्य जिसने स्थानीय निकायों में राइट टू रिकॉल वापसी का अधिकार जो है लोगों का, अगर 2 साल तक अच्छा काम नहीं करते 2/3 सदस्यों के द्वारा इनको वापस बुलाने के लिए मांग की जाती है तो वो सदस्य को हटा दिया जाता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल का सर्वप्रथम प्रयोग शहडोल जिले की अनूपपुर तहसील में किया गया था, याद रखिएगा। कहां किया गया था? अनूपपुर तहसील में सबसे पहले राइट टू रिकॉल यूज किया गया था। संविधान, अब ये विधानसभा की बात आ गई। चुनाव आयोग से संबंधित, चुनाव से संबंधित सारे प्रमुख तथ्य हो गए। अब विधानसभा की हमने कुछ चीजें पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं करी थी, है ना। हमने राज्यपाल की बात कर ली थी, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की बात कर ली थी, विधानसभा की कुछ चीजें छूट गई थी। तो शुरू से करें। अनुच्छेद 170 में राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 500। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कई बार कि अधिकतम विधानसभाओं में कितनी संख्या हो सकती है सदस्यों की? तो 500। और न्यूनतम कितनी है? 60 निर्धारित करी गई है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य विधानमंडल को आवंटित जो सीटें हैं 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित करी गई हैं अभी तक। 2026 में इसका हो जाएगा
जो सीटें हैं उनका आवंटन, ठीक है। जबकि राज्य के अंदर विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन 2001 की जनगणना के आधार पर करी गई, ठीक है। केंद्र में 1971, राज्य में क्योंकि 2000 में पुनर्गठित हुआ था मध्य प्रदेश, तो 2001 में किया गया था जनसंख्या के आधार पर। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001, इसके अनुसार राज्य विधानसभा सभी के लिए जो आवंटित सीटें हैं 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी, यानी 2031 की जनगणना, उसके बाद फिर से इनको निर्धारित किया जाएगा। किनको? सीटों को। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या फिलहाल कितनी है? 230 है, याद रखिएगा। इसमें अनुच्छेद 232 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए 82 स्थान आरक्षित हैं, याद रखिए। कितने? 82, टोटल 82 स्थान आरक्षित है, हमने बात कर ली थी, ठीक है। हाँ जी हाँ, 37 और 45, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन 1 नवंबर 1956 को, जब भाई गठन हो गया था मध्य प्रदेश, तभी तो पहली विधानसभा का गठन होगा, और इसका विघटन भी जल्दी हो गया था 5 मार्च 1957 को। फिर इसका पहला और अंतिम अधिवेशन जो है 17 दिसंबर 1956 से 17 जनवरी 1956 के मध्य संपन्न हुआ था। किसका? पहली विधानसभा। दूसरी विधानसभा का गठन स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 1957 से, जो कि फिर कंटिन्यू चलती रही साथ में 5-5 सालों में। 7 मार्च 1962 को विघटित इसको कर दिया गया था, दूसरी विधानसभा को। विधानसभा सदस्यों की योग्यताएं, विधानसभा के लिए क्या होनी चाहिए योग्यताएं, जो हम बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री के लिए हमने बात कर ली थी, मंत्रिपरिषद के लिए बात करी थी, राज्यपाल के लिए भी करी थी। ऐसे विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सभी के लिए पहली अनिवार्य योग्यता है। 25 साल की आयु उसकी कम से कम होनी चाहिए। पागल दिवालिया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शासकीय सेवा में ना हो, यानी लाभ के पद पे ना हो, यानी कि लाभ के पद पे कार्यरत ना हो, और संसद के द्वारा निर्धारित की गई अन्य अहर्ताओं को भी पूर्ण करता हो, तो भैया वो संसद में, मतलब संसद क्या, विधानमंडल में विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है। अब भैया कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष की अवधि होती है राज्य विधानसभा की, और अवधि को अनुच्छेद 172 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के समय, किसके? राष्ट्रीय आपातकाल के समय एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, केवल 1 वर्ष। राज्यपाल द्वारा 5 वर्ष की अवधि से पहले भी विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, ये हमने पिछले वीडियो में राज्यपाल में डिस्कस किया था। राज्य विधानसभा का विघटन सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह के बिना राज्यपाल अपने विवेक से भी क्या कर सकता है? विधानसभा का विघटन कर सकता है, ये विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है राज्यपाल, ठीक है। कार्यकाल में आगे देखें तो 2 सत्रों, विधानसभा के 2 सत्रों के मध्य अधिक से अधिक 6 महीने का अंतराल हो सकता है, इससे ज्यादा अंतराल नहीं हो सकता है, यानी कि 2 तो सत्र लगने ही चाहिए विधानसभा के साल में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। सत्र कितने होते हैं विधानसभा के या फिर संसद के? 3 होते हैं, बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र ही ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है मानसून सत्र, ठीक है, और फिर शीतकालीन सत्र होता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल के द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा सकता है, जब उसको लगता है, हमने डिस्कस किया था। विधानसभा के कार्य संचालन के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कहलाता है, मिनिमम 10% लोगों का होना आवश्यक है। जो आपकी सीटें हैं टोटल विधानसभा की, उसके मिनिमम 1/10वां भाग यानी 10% होना अनिवार्य है। इसकी न्यूनतम संख्या 10 निर्धारित की गई है, ठीक है। डिपेंड करता है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य हैं, विधानसभा का एक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल अध्यक्ष होता है विधानसभा अध्यक्ष। इसकी बैठक जो, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है ना, वैसे विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। स्पीकर महोदय ही हैं ये, लेकिन ये राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। सो बैठकों का संचालन करना, सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना इनका काम होता है। विधानसभा के नियमों की व्याख्या करना इनका विधानसभा अध्यक्ष का ही कार्य है। और सदन के नेता के परामर्श, सदन का नेता मतलब मुख्यमंत्री, इसके नेता सदन के नेता से सदन की कार्यवाही का क्रम भी निर्धारित करता है कौन? अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है, क्या करता है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, अथवा विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान में भाग नहीं लेता है, लेकिन कभी ऐसा आ जाए कि प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट हो जाए, तो भैया निर्णायक मत जो है वो कौन देगा? वो अध्यक्ष महोदय ही देते हैं, याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे जी थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल हुआ कर रहा था। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष जो थे विष्णु विनायक सरवटे साहब थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? भेरू लाल पाटीदार साहब का
विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। 15वीं विधानसभा जो अभी चल रही है, इसके अध्यक्ष श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, उपाध्यक्ष हिना कावरे जी हुआ करती थी। हाँ जी हाँ, चलिए। प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, अस्थायी होता है, ठीक है। सो प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह चुनाव के बाद पहले सत्र में नव निर्वाचित सदस्यों यानी विधायकों को शपथ दिलाता है और स्थायी अध्यक्ष नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है। ये केंद्र में भी होता है स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? श्री काशी प्रसाद पांडे जी क्या है, पहले प्रोटेम स्पीकर थे। और 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? दीपक सक्सेना जी नियुक्त किए गए थे प्रोटेम स्पीकर। मध्य प्रदेश विधानसभा भवन, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन कहां है? भोपाल में अरेरा हिल्स में स्थित है, जी हाँ। पहले विधानसभा की बैठकें 1909 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा एक निर्मित भवन था, मिंटो हॉल जो है, अभी भी है, बिल्कुल है, कन्वेंशन सेंटर अब वो बन गया है, तो वहां पर हुआ करता था विधानसभा भवन। लेकिन बाद में नवीन भवन का निर्माण हो गया 1984 में, 14 सितंबर 1984 में प्रारंभ किया गया भवन का निर्माण और इसका उद्घाटन हुआ 1996 में 3 अगस्त को। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। इस भवन का नामकरण किया गया इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। अभी फिलहाल इंदिरा गांधी विधानसभा भवन इसको कहा जाता है। इसके वास्तुकार कौन है, कौन ने बनाया ये भवन, विधानसभा भवन? चार्ल्स कोरिया ने बनाया। भारत भवन भी चार्ल्स कोरिया ने बनाया, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर लिखा है जीवन वृक्ष। जीवन वृक्ष ये पेंटिंग है ना, इसको बनाया गया है प्रवेश द्वार पर विधानसभा के, ठीक है। इस भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया है। इसके वास्तुकार कोरिया साहब हैं और जीवन वृक्ष नामक विशाल पेंटिंग निर्मित की गई है। इसमें ऐतिहासिक स्थलों का प्रदर्शन किया गया है मध्य प्रदेश के, और मुख्य द्वार पर कुंड की संरचना निर्मित है। साथ ही साथ भित्तियां प्रसिद्ध चित्रकार जवगढ़ श्याम जी के द्वारा चित्रांकन इनका किया गया है। नवीन विधानसभा भवन को वास्तुकला के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध आगा खा अवार्ड भी दिया जा चुका है। क्या? वास्तुकला में ये प्रसिद्ध अवार्ड है आगा खा अवार्ड, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग हमने थोड़ी सी बात करी ली थी। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 243 के टा में तीसरा सब क्लॉज है, इसके अंतर्गत 19 जनवरी को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य हुआ करता था, बिल्कुल हुआ करता। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। भैया ये बन गया था जनवरी 1994 को, और पहली अधिसूचना जो है ये कब करी गई थी? 15 अप्रैल 1994 को जारी करी गई थी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री एन.बी. लोहानी साहब थे। कौन? एन.बी. लोहानी साहब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के क्या है? अध्यक्ष थे पहले। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बसंत प्रताप सिंह अभी वर्तमान अध्यक्ष है। मानवाधिकार आयोग, मानव अधिकार जो है, राज्य मानवाधिकार आयोग जिसको मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग कहते हैं, वैसे केंद्र का अलग है, ठीक है। सो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 41 के सब क्लॉज 1 के द्वारा जो शक्तियां प्राप्त हुई उसका प्रयोग करके राज्य सरकार ने 13 सितंबर 1995 को, कब? 13 सितंबर 1995 को इसका गठन किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए याद रखना है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन हैं, ठीक है भाई। किसके अध्यक्ष? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य का महाधिवक्ता। जी हाँ, केंद्रीय स्तर पर भारत के महान्यायवादी का जो पद होता है वैसा राज्य स्तर पर महाधिवक्ता कहलाता है। राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात करी गई है और 165 में राज्य का महाधिवक्ता बताया गया। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। विधिक पुरुष जो है वो राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, हमने बात करी थी। 177 के अनुसार महाधिवक्ता विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह जा सकता है कहीं भी, है ना, किंतु विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, ठीक है। महाधिवक्ता, जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, वैसे ही महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है।
इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, और कभी भी राज्यपाल को त्याग पत्र देकर अपने पद का त्याग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश पहले महाधिवक्ता जो थे एम अधिकारी साहब थे, श्री एम अधिकारी साहब, और वर्तमान में श्री प्रशांत सिंह जी जो हैं वो राज्य के महाधिवक्ता हैं वर्तमान में। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात करें तो 1995-96 के अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया गया था, और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य जी हैं और जनजाति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मरावी जी हैं। ठीक है, चलिए। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी योजनाओं को संचालित करने के लिए 13 मार्च 1993, कब भैया 13 मार्च 1993 में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गौरी शंकर बिसेन जी है। 12 अक्टूबर 1982 को संचालनालय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की स्थापना करी गई थी, और 91 में राज्य शासन के द्वारा इसको पृथक करके पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन कर दिया गया। तो भैया भारत के उच्च न्यायालय द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी और अन्य विरुद्ध जो भारत सरकार का केस था, इसमें तर्क दिए गए थे, इसको पालन करने के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 13 मार्च 1993 को राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। हमने बात करी ली, ठीक है। पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्य क्या है? राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची जो है उसमें जातियों को जोड़ना, उनको हटाना, इसकी अनुशंसा करना, पिछड़े वर्ग के लिए संचालित जो कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, उनको देखना, मॉनिटरिंग करना, क्रीमी लेयर की सीमा के संबंध में अनुशंसा देना, क्रीमी लेयर कम करना है, बढ़ाना है, लोक सेवाओं शैक्षणिक संस्थानों इनमें आरक्षण से संबंधित सलाह देना, साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के संरक्षण के लिए हित प्रहरी के रूप में कार्य करना, उनके हितों के लिए कार्य करना, ये इस आयोग का कार्य है, प्रमुख कार्य है। अल्पसंख्यक आयोग, जी हाँ, राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 के तहत 23 अक्टूबर 1996 को भैया इस आयोग का गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष फिलहाल में नियाज मोहम्मद खान साहब जो हैं इसके अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड जो है वक्फ अधिनियम 1995 के अंतर्गत राज्यों की समस्त जो भी वक्फ संपत्तियां हैं उनके अनुरक्षण, रक्षा करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए और उन पर प्रशासन करने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन 1996 में किया गया था, और इसके वर्तमान प्रमुख जो कार्यकारी हैं वो भैया जनाब दिलीप कुमार यादव जी IAS ये हैं। ठीक है। राज्य सूचना आयोग भैया, इंफॉर्मेशन कमीशन, तो सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन RTE 2005 ये एक्ट था, RTE एक्ट है ना। सो इसके अनुसार इसकी धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था, कब? 2005 22 अगस्त को। इसके वर्तमान प्रमुख जो हैं वो कौन है? श्री अरविंद शुक्ला जी हैं, आयुक्त हैं ये। राज्य महिला आयोग, जी हाँ, महिलाओं के सशक्त बनाना और सारी चीजों के लिए प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों और अपराधों को कम करना, उन पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग का गठन 23 मार्च 1999 कब किया गया? 23 मार्च 1999 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था, और इनके अध्यक्ष जो है फिलहाल वर्तमान में शोभा ओझा जी अभी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्षा हैं भाई। राज्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम, जी हां, ये 2010 में पारित किया गया था, लोक सेवा गारंटी अधिनियम। इसको मध्य प्रदेश पारित करने वाला पूरे भारत में पहला राज्य था। इसका उद्देश्य शासन के द्वारा क्या करना? नागरिक सेवा प्रदान प्रक्रिया में तो शासन स्थापित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। और मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 विभाग हैं, जिनमें 302 सेवाएं जो हैं वो अधिसूचित की गई हैं, जिन पर ये लोक सेवा गारंटी अधिनियम कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के महालेखाकार, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, कैग जिनको कहते हैं केंद्र स्तर पर, वैसे राज्यों के लिए महालेखाकार है। मध्य प्रदेश राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों संगठनों की लेखा परीक्षा करना, अकाउंट्स की चेकिंग करना, देख दाख करना। महालेखाकार कार्यालय 1985 में ग्वालियर में और उप महालेखाकार कार्यालय भोपाल में स्थित किया गया था, स्थापित 1 अक्टूबर 2004 से। अब जो भोपाल वाला महालेखाकार उप महालेखाकार का कार्यालय है उसको महालेखाकार कार्यालय कहा जाता है, और जो ग्वालियर वाला प्रमुख वाला है उसको प्रधान लेखाकार कार्यालय कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है भाई। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, राज्य में विशेष प्रकार के आर्थिक अपराध हो रहे हैं,
सांप्रदायिकता, विघटनकारी जो गतिविधियां हैं इनको रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, अपराधों को चेक करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, इसका गठन किया गया था 20 नवंबर 1976 को। इसका मुख्यालय जो है भोपाल में है, भोपाल के पुलिस मुख्यालय, पुलिस हेडक्वार्टर है, उसी के अंतर्गत ये है इसका हेडक्वार्टर भी। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ठीक है। सो अनुच्छेद 323 में अलग अलग अधिकरणों की बात करी हुई है। सो केंद्र और राज्य की लोक सेवाओं, पदों, इन पर नियुक्तियों, इनकी सेवा भर्तियों, इनमें जो विवाद आ जाते हैं उन विवादों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण अधिनियम 1985, इसके अंतर्गत 1985 में जबलपुर में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसमें सुलझाने के लिए ये स्थापित 1985 में जबलपुर में किया गया था। लोकायुक्त, जी हां, लोकायुक्त तो भैया 20 जून 1969 नरसिंह राव दीक्षित साहब जो है इनकी अध्यक्षता में जन समस्याओं के निराकरण के लिए लोकायुक्त की स्थापना करने की बात रखी गई। कब की बात है? 1969। इसके अंतर्गत 1981 में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की स्थापना का प्रावधान किया गया है और इसका उद्देश्य है राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग को रोकना, यह इसका प्रमुख काम है। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त श्री पीवी दीक्षित साहब थे। मध्य प्रदेश के पहले उप लोकायुक्त श्री आरजे भावे जी थे और मध्य प्रदेश में वर्तमान जो लोकायुक्त हैं वो श्री नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। 2 उप लोकायुक्त हैं जिनमें नंद कुमार दुबे जी और एस के पालो साहब जो है दोनों उप आयुक्त हैं लोकायुक्त। सतर्कता आयोग, जी हां, विजिलेंस कमीशन। तो मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन जो है 1964 में 1 मार्च के दिन हुआ था और भाई साहब इसमें मुख्य सतर्कता आयोग और उप सतर्कता आयुक्त इस आयोग में होते हैं। राज्य स्तर पर सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति अतिरिक्त संभाग और जिला स्तर पर भी सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति की जाती, तो अलग अलग स्तर पर यहां पर सतर्कता के लिए ये आयुक्त रखे जाते। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग, जी हां, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, पीएससी की बात चल रही है, जी हां। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 118 के सब क्लॉज 3 इसके अंतर्गत 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन किया गया था। किसका? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। और यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मध्य प्रदेश पीएससी में, तो पूछा ही जा चुका है। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? जी हां, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल महोदय ही करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनका जो कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, इंदौर में है पीएससी का, जी हां। और लोक सेवा आयोग ने 1958 में पहली परीक्षा का आयोजन करवाया था मध्य प्रदेश में। साथ ही साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष डीवी रेगे साहब थे। कौन भैया? डीवी रेगे साहब थे, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। और वर्तमान अध्यक्ष जो है राजेश लाल मेहरा जी हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो आरसीवीपी नरोन्ना, ये प्रशासनिक अकेडमी है, याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हम सभी को प्रशासनिक अधिकारी बनना है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम सबकी लालसा यही जाने की होती है। प्रशासनिक और प्रबंधकीय अकेडमी 1966 में क्या हुआ भैया? लाल बहादुर शास्त्री लोक प्रशासनिक संस्थान, ये भैया लवासना कहलाता है। क्या भैया? लवासना। और लवासना जो है ये बहुत सारे लोगों का सपना है, आईएएस यूपीएससी क्रैक करके बनना है। और यहां प्रशासनिक अकेडमी यही है जहां पे आपकी पूरी की पूरी प्रशासन या फिर प्रबंधन आपको कराया जाता, पढ़ाई कराई जाती, ट्रेनिंग कराई जाती। ये केंद्र स्तर पर है यूपीएससी। तो पीएससी के लिए इसकी स्थापना भोपाल में करी गई है, पीएससी के लिए, राज्यों के पदों के लिए। और 1975 में इसका नाम मध्य प्रदेश के प्रशासनिक अकेडमी रख दिया गया था। फिर 2001 में परिवर्तित कर दिया गया नाम। किसके नाम पर? पूर्व मुख्य सचिव थे आरसीबीपी नरोन्ना साहब। कौन? आरसीबीपी नरोन्ना साहब। इनकी स्मृति में इसका नाम बदल के आरसीबीपी नरोन्ना प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय अकेडमी रख दिया गया। इसका मुख्यालय भोपाल में है और ये सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करती है? ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे राज्य प्रशासनिक सेवा, अन्य सेवाओं में चयनित जो अधिकारी हैं उनको प्रशिक्षण यही प्रदान किया जाता है। अकेडमी के महानिदेशक के पद पर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। राज्य योजना आयोग जो अब नहीं रहा, लेकिन ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था। 21 सितंबर 2007 को इसका नाम परिवर्तित कर दे राज्य योजना आयोग कर दिया गया। इसके
आयोग के अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष जो है योजना मंत्री और राज्य शासन के सचिव इसके पदेन सचिव होते हैं। इसके अतिरिक्त आयोगों में 6 सदस्य, 15 सलाहकार, 12 सहायक सलाहकार और 12 उप सलाहकार होते हैं इस पूरे के पूरे आयोग में। अब भैया क्या है कि जब से नीति आयोग आ गया तो योजना आयोग समाप्त हो। राज्य वित्त आयोग 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम जो हुए थे, किसके लिए हुए थे? विकेंद्रीकरण के लिए हुए थे। जी हाँ, इसके पश्चात 243वें आर्टिकल में झा और पहला सब क्लॉज, इसके अंतर्गत हर 5 साल में पंचायतों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा पैसे ऐसे के लिए करने के लिए एक वित्त आयोग की स्थापना करी जाएगी, यह प्रावधान किया गया था। और पहला वित्त आयोग का गठन मध्य प्रदेश में 14 जून 1994 को किया गया था। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष जो है सवाई सिंह जी हुआ करते थे। अभी फिलहाल 15वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष जो है एन.के. सिंह जी हैं। कौन भैया? एन.के. सिंह जी, राज्य नहीं केंद्र में, ठीक है। चलिए, जिला योजना समिति 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 243 के या घा में क्या है भैया, अलग जिलों में जिला योजना समिति अलग अलग जिलों में गठित करने का प्रावधान किया गया था। और इन समितियों में पंचायती राज्य संस्थानों, जिले के नगरीय विकास के 80% सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही योजना समितियों को और अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 1995 में जिला योजना समिति अधिनियम पारित भी किया गया था, याद रखिए। चलिए, संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान, यह भैया मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ग्रामीण अंचलों में जो निवासित प्रतिभाशाली युवा संवर्ग है, ग्रामीण स्तरीय संस्थाएं हैं, उनमें कार्यरत जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 17 दिसंबर 1980 को इसको होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद में पचमढ़ी है, जी हाँ, हिल स्टेशन है, उसमें संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की थी। तो भैया ये तो मेरे को लग रहा है सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग भी है राज्य में। 15 सितंबर 2021 को राज्य शासन के द्वारा सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग इसका नाम कर दिया गया है। और 28 जनवरी 2008 को राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का गठन शुरुआत में किया गया था। नाम परिवर्तन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव मनीषा सेतिया, इन्होंने आदेश यह जारी किया था इसका नाम बदलने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के प्रशासनिक स्ट्रक्चर को हमने पूरा कर लिया है भाई, बधाई हो। और अब इससे जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हो सकते थे हमने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट बचा हो, लेकिन अगर फिर भी बचा है तो जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों में इसको शेयर करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की यही होने वाली है। तो अगले वीडियो में हमने देखो भैया भूगोल खत्म कर दिया मध्य प्रदेश का, राज्य व्यवस्था पे भी अर्थव्यवस्था भी हमने खत्म कर दी, बहुत सारे टॉपिक्स हमने ले लिए थे। और प्रशासनिक व्यवस्था या राज्य नैतिक व्यवस्था जो है, इस पे भी हमने राज्य व्यवस्था पे भी पूरी बातें कर ली। बची है इतिहास, जो सबसे लंबा हो सकता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।